हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड यूरेशिया। तो ये टॉपिक मेंस इन 300 कोर्स का पार्ट है। तो सबसे पहले कि न्यूज़ में क्यों रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात हुई है। तो यहाँ पर जैसे यूरेशिया आपका टॉपिक है, तो इसका मतलब क्या है? यूरेशिया बेसिकली एक वो वास्ट लैंड मास है जिसमें यूरोप एंड एशिया दोनों की कंट्रीज़ आ जाती हैं, दोनों एरियाज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्स कंट्रीज़ भी आती हैं, बहुत सारे कल्चर्स भी आते हैं, तो ये सब चीज़ों को मिला के बनता है यूरेशिया। तो यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है कि 93 कंट्रीज़ इसमें आती हैं, यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, जिसमें कंबाइंड पॉपुलेशन ये है। एंड ये रीजन बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है, जिसमें नेचुरल गैस, ऑयल, आयरन और एंड गोल्ड एंड कॉपर, ये सब के एक सिग्निफिकेंट रिजर्व्स यहाँ पर मिलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको पता है कि इतना वास्ट रीजन कवर करता है। तो इंडिया का जो एंगेजमेंट है यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ, वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि एक तो इनके हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज़ हैं, फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, एंड जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के साथ भी देखें तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि ये एंशिएंट ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स फैसिलिटेट करता है। सिल्क रोड है बेसिकली वहाँ पर, जो कि ट्रेड और कल्चरल लिंक्स फैसिलिटेट करती है इंडिया एंड यूरेशियन नेशंस के साथ, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी प्रमोट होती है। ठीक है, एंड देन इससे क्या होता है कि आप अच्छे आइडियाज़, गुड्स, कल्चर, सब चीज़ों का एक्सचेंज हो जाता है बेसिकली। फिर यहाँ पर आता है कि आपका सोवियत एरा रिलेशंस, कोल्ड वॉर जब था तब इंडिया ने बहुत सारी यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ अपने मेंटेन किए थे, सोवियत ब्लॉक में ही नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ थी। यहाँ पर इंडिया का जो इनफैक्ट कल्चरल हेरिटेज है, जैसे कि योगा, म्यूज़िक, डांस वगैरह, ये भी आप लिख सकते हो कि उसने यूरेशियन कंट्रीज़ को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, जिससे पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी फॉस्टर होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो। अभी आज का क्या रेलेवेंस है इसमें कि ठीक है, हिस्टोरिकल टाइज, कल्चर कनेक्शंस वगैरह शेप किए हैं, ठीक है, बट इसका रेलेवेंस थोड़ा सा ये भी आएगा कि जैसे जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को लेके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बने हैं अब, जिससे कि यूरेशियन रीजन में इंडिया का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, देन कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि इंडिया यूरेशिया रिलेशंस को शेप करते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है आपका जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में क्या है कि यूरेशिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना पड़ता है। फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जहाँ पर ये रीजन बहुत ही बड़ी मार्केट और रिसोर्सेज ऑफर करता है, जिससे कि इंडिया का अटेंशन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स पे भी और बढ़ जाता है। इतना बड़ा रीजन है तो इतनी बड़ी मार्केट भी होगी, रिसोर्सेज भी है, ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। फिर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है कि यूरेशिया के साथ कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के द्वारा अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड चाबहार पोर्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है यूरेशिया का प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में? तो सबसे पहला तो है कि चाइना की असर्टिवनेस है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चाइना तो है ही, तो जिससे कि चाइना का एंगेजमेंट यूरेशिया के साथ और ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये एक सिग्निफिकेंस आता है ना, कि अगर इंडिया यूरेशिया के साथ अपना रिलेशन बढ़ाती है तो इंडिया के लिए ही बेटर रहेगा। एंड देन चेंजिंग जियो स्ट्रैटेजिकल अलाइनमेंट्स, क्या हो रहा है कि चाइना और रशिया का रिलेशनशिप डीप हो रहा है, तो इसकी वजह से चाइना और USA के बीच की एनिमोसिटी बढ़ रही है, रीजनल अलाइंसेस हो रहे हैं रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज़ के बीच में, एंड यहाँ पर एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फिर बन जाते हैं, जिससे कि आप क्वाड का जो इन्फ्लुएंस है वो काउंटर करते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ और अच्छे पॉइंट्स बता देती हूँ कि और अच्छे पॉइंट्स आप क्या लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में आप बात कर सकते हो कि मान लो अभी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन करते हो आप, है ना, क्योंकि मेन तो यही है इकोनॉमिक ग्रोथ का। आप बताओ कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन अगर आप करोगे यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ, उससे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ही बढ़ेगी, डाइवर्सिफाई हो जाएगी हमारी मार्केट। फिर आपका आएगा रीजनल स्टेबिलिटी, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है,
तो ये चीज़ देखो, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अभी आप सोचोगे मैं एकदम से ये वाले पॉइंट्स कहाँ से ला रही हूँ, है ना, कि ये वाले पॉइंट्स कहाँ से आ गए। ये क्या होता है कि जब आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो ना ऑलरेडी, तो आपको ना ये हेडिंग्स पता लग जाती हैं कि कॉमन हेडिंग्स आएंगी ये ज़्यादातर। जैसे आप अभी इंडिया का यूरेशिया के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये मैं पता नहीं कहाँ से एकदम से ले आई। नहीं, इंडिया का अगर आप यूरेशिया के साथ पढ़ रहे हो, इंडिया का आपने और भी कंट्रीज़ के साथ पढ़ा है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इजिप्ट के साथ पढ़ा था। तो कुछ आपकी सब हेडिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको माइंड में रखनी है कि अगर आप एग्ज़ाम में भी बैठे हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखना है, तो आप एस्पेक्ट सोचो, ये वाली सब हेडिंग सोचो, तो इससे आपका आंसर बनेगा। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, रीजनल स्टेबिलिटी है, ठीक है, ये ऐसी, या फिर अगर बड़ा कंट्री है जैसे यूरेशिया जैसी है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती है, तो मल्टीपोलैरिटी होगा कुछ, है ना। तो ये वाली पॉइंट्स पे आप कुछ ना कुछ तो लिखाओगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो, अदरवाइज़ आपको याद आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर रीजनल स्टेबिलिटी में क्या होता है, अगर इंडिया यूरेशियन रीजन के साथ एंगेजमेंट रखती है, उससे स्टेबिलिटी कॉपरेशन आएगा, रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़ में ही फ़ायदा होगा। फिर आपका आता है अगेन मल्टीपोलैरिटी। तो अगर आप मल्टीपोलैरिटी स्ट्रेंथन करते हो, मल्टीपोलैरिटी इसको अगर आप स्ट्रेंथन करते हो तो कैसे करोगे, तो अगर आप यूरेशियन नेशंस के साथ एंगेज करते हो तो इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के एमरजेंस में कंट्रीब्यूट भी कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है। फिर कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पहला है इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या है, 2017 में एक ये अग्रीमेंट हुआ था जो कि टैरिफ रिडक्शंस और ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करता है इंडिया और EU मेंबर स्टेट्स के बीच में, जिससे इकोनॉमिक टाइज को ही प्रमोट करता है ये। तो ये एक फ़ायदा है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद आता है चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें क्या है कि यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी इन्हांस होती है कि आप एक ऑल्टरनेट रूट दे देते हो अफ़गानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में, जो कि पाकिस्तान से होते हुए जाता है, ठीक है। तो इससे रीजनल कनेक्टिविटी इन्हांस होती है। फिर INSTC एंड नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसका एम ये है कि आप ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करो और ट्रांजिट स्ट्रीमलाइन कर दो यूरेशिया में, ट्रेड लिंक्स इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली, ठीक है। अब कुछ चैलेंजेस यहाँ पर दिए गए हैं इंडिया के लिए इन द यूरेशियन रीजन। क्या क्या चैलेंजेस, सबसे पहले तो डिलेड प्रोजेक्ट्स एंड लैक ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको पता ही है, वर्ल्ड बैंक है, IMF वगैरह, ये सारे हैं। तो अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है या फिर फाइनेंस नहीं मिलता इन इंस्टीट्यूशन से, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं जिनमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती। फिर जैसे कि आपका अभी हमने बात की INSTC प्रोजेक्ट है, चाबहार पोर्ट है, अशकाबाद अग्रीमेंट है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये सारे हैं जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंस ही नहीं है तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी बात, है ना। फिर चाइना अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड कर रही है रीजन में, चाइना तो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है इनफैक्ट, स्पेशली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू, जिससे कि इंडिया के इंटरेस्ट में चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। फिर रीजनल टर्मोइल इन द यूरोपियन यूनियन, जैसे कि यूरोजोन क्राइसिस हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़, ब्रेग्जिट है, कोविड-19 पेंडेमिक आ गया। इससे क्या होता है कि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी कि फाइनेंस नहीं है या चाइना एक्सपैंड कर रहा है, उसमें ना एक और प्रॉब्लम आके बढ़ गई। तो ये यहाँ पर ये रीजनल टर्मोइल जो है ना, वो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ लेकर के आता है, प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है। अब अगर आप बैलेंस करने की बात करते हो कि अगर आप USA, नेटो, जो वेस्ट कंट्रीज़ हो गई बेसिकली, और ईस्ट रशिया के बीच में रिलेशंस बैलेंस करने की बात करते हो, तो वो भी एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बनता है इंडिया के लिए कि वो किसकी बात करेगा, किसके साथ अपने रिलेशन एक जगह ठीक करेगा, तो वो चीज़ आ जाती है। तो वे फॉरवर्ड में हम ये बात करेंगे। अब कुछ कुछ पॉइंटर्स हम समझते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए यूरेशियन रीजन में, इंक्लूडिंग के जो इंडिया EU FTA है, उसके थ्रू भी आपको ये थोड़ा सा, कितने टाइम से हम वेट कर रहे हैं इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में ये FTA, तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर आप कर देते हो, कंप्लीट कर देते हो, तो इसमें बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा आपको जल्दी अगर आप ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कर दो प्रोसेस का, तो बेटर रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप यूरोपियन यूनियन, नेटो दोनों के साथ ही आप एंगेज करो
अपने टाइज स्ट्रेंथन करने के लिए तो सही रहेगा। फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, RIC है, इनको आप यूटिलाइज़ करो रेगुलर एंगेजमेंट के लिए, कि रशिया और चाइना के साथ आप रेगुलरली एंगेज करते रहो ताकि उनके साथ भी आपको कोऑपरेशन मिलता रहे जितनी भी कॉन्टिनेंटल यूरेशियन सिक्योरिटी है इन मामलों में। फिर कुछ फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि INSTC जो कि कनेक्टिविटी और रिलेशंस आपका बढ़ाता है, तो इनको आपको और ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आप रशिया का जो ग्रेटर यूरेशियन कॉरिडोर है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट पैसेज है, ताकि आपके जो फार ईस्ट और जापान वाले एरियाज़ हैं उनके साथ कनेक्शंस मजबूत हो। साथ ही साथ आप ऐसी कुछ क्रिटिकल कंट्रीज़ हैं उस रीजन में जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, जैसे कि ईरान है, अरेबियन नेशंस हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके पाकिस्तान के साथ जो अलाइंसेस हैं उसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो ओवरकम करने में आपकी ये रीजन्स हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जिसमें अगर आपको कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। ये टॉपिक मेंस इन 300 कोर्स का पार्ट है, यहाँ से आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।